देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको समझने से पहले हमें यह जानकारी होना जरूरी है, अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, तो उसको तीन तरह से लिखा जा सकता है। या तो वो भाज्य होगा कंपोजिट नंबर, या अभाज्य होगा प्राइम नंबर, या फिर वो वन होगा। भाज्य नंबर कौन से होते हैं? जिनके दो से अधिक भाजक हों, यानी कि ऐसी संख्याएं जो दो से अधिक संख्याओं से कट जाती हैं। और इसके बाद अभाज्य प्राइम नंबर्स, वो नंबर जिनके केवल दो भाजक हों, यानी कि जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो वन होगा उसका फैक्टर और वो नंबर खुद होगा। और तीसरा हमारा होता वन। अब इधर देखें जरा, नोट, वन ना तो भाज्य होता है और ना अभाज्य। और दूसरा देखें, 2, 3, 5, 7, ये अभाज्य संख्याओं के उदाहरण है, क्योंकि 2 को आप देखेंगे ये 1 से कटेगा और 2 से। 3 को भी देखें ये 1 से कटेगा या फिर 3 से। 5 को देखें ये भी 1 से कटेगा या फिर 5 से, ऐसे ही 7। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा देखें, 4, 6, 8, 9, इनमें देखिए ये 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से। तो इसके तीन भाजक हैं। ऐसे 6 को देखेंगे 1 से कट जाएगा, 2 से, 3 से और 6 से। तो ये भी भाज्य संख्या है। 8 को देखें 1 से कट जाएगा, 2 से, 4 से और 8 से। 9 देखें 1 से कट जाएगा, 3 से, 9 से, इसके तीन फैक्टर हो गए। तो ये सब संख्या हमारी भाज्य संख्या है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है या तो भाज्य होगा या अभाज्य होगा, एक को छोड़कर। ये ना तो भाज्य होता है और ना अभाज्य होता है। तो हम आते हैं अपनी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसका स्टेटमेंट क्या है देखें जरा, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब जो फैक्टर करेंगे, जो गुणनखंड करेंगे, वो यूनिक होगा। यूनिक मतलब उस जैसा कोई नहीं होगा, लेकिन उसके क्रम को ध्यान में न रखा जाए, आने वाले क्रम के बिना। फॉर एग्जाम्पल 4 हमारी कई संख्या है, भाज्य संख्या है, और इसके गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2। दूसरा एग्जाम्पल देंगे 6, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 3। यहाँ 2 कैसी संख्या है? अभाज्य। 3 कैसी संख्या है? अभाज्य। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा गया है। यहाँ देखें 9, इसके गुणनखंड 3 गुणा 3। 16 को देखें 2, 2, 2, 2 4 बार। तो ये कहीं 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। यहाँ देखें 100, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो ये कई संख्या 100 हमारी भाज्य। तो गुणनखंड के, तो इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। और एग्जांपल देखें 32, 760। इसका हम पहले फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड होगा, 3 से, 5 से, 7 से, 13 से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और शॉर्ट में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 की 3 घातें हैं, 2 की घात 3 गुणा 3 2 बार आया है, 3 की घात 2, और बाकी 1 1 बार है, इनको 1 1 बार लिख देंगे। इसके अलावा यहां देखें तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम हमारी है संख्या 4n, 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है?
प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, यानी कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। मतलब क्या है इसका, क्या कहना चाह रहे हैं ये, 4 की पावर n। सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि ये पूछना क्या चाहते हैं। 4 की पावर n ये हमारा नंबर है, बहुत सारे नंबर है। अगर मैं n बराबर 1 लेता हूं, क्योंकि n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो 1 से स्टार्ट होगा। अगर n की पावर n बराबर 1 लेता हूं तो 4 की पावर 1, तो आया हमारे पास 4। 4 का मतलब हुआ 2 गुणा 2। अगर मैं n बराबर 2 लेता हूं तो ये हुआ हमारा 4 की पावर 2, यानी कि 4 इंटू 4, वही हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 के फैक्टर कर लिए हमने, यानी कि 2 की पावर 4, यहां पर 2 की पावर 2। ऐसे ही अगर मैं n बराबर 3 ले लेता हूं तो क्या होगा, 4 की पावर 3 मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4। इसका मतलब हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2। इसका मतलब 2 की पावर 1 2 3 4 5 6। तो ये पूछना चाह रहे हैं, अगर n की कोई ऐसी वैल्यू लगा दें जब n का कोई ऐसा मान हो सकता है कि लास्ट में ये 0 आ जाए, यानी कि ये 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना है 4 चौक 16, तो नहीं 0 आ रहा, 4 चौक 16 16 चौका 64, इसमें भी 0 नहीं लास्ट में। तो हमें देखना है कि लास्ट में 0 आना है, n का कोई ऐसा मान है इससे कि लास्ट में इसके 0 आ जाए। तो इसे हमें सिद्ध करना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर। देखें, देखें प्रूफ इसका। हम जानते हैं कि 10 बराबर 2 गुणा 5। इसका मतलब अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है, यानी कि इकाई का अंक 0 है, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना अनिवार्य है। अर्थात यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो उसके अभाज्य गुणनखंडन, यानी अगर उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 का होना मस्ट है, अनिवार्य है। अब देखें 4 की पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं। 4 की पावर n, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 की पावर n, 2 की पावर 2 फिर n, फिर हमारा हो गया 2 की पावर 2n। तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ अगर हम फैक्टर देखें, इसके n की कोई वैल्यू लगा दें तो इसमें 2 के अलावा कुछ नहीं आएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः n के किसी भी मान के लिए 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 आता है, यानी 2 के अलावा कुछ नहीं आएगा। फिर आगे देखते हैं जरा, किंतु 4 की पावर n को 0 पर समाप्त होने के लिए हमें और क्या चाहिए, एक अभाज्य संख्या 5 का होना भी जरूरी है। तो 4 की पावर n को 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य संख्या 5 का होना भी अनिवार्य है, जो कि n की किसी भी मान के लिए यहाँ संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अधिकता है। तो आपको ये लिखना जरूरी है कि आप किसके आधार पर ये बात कह रहे हैं। 4 की पावर n के गुणनखंडन में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि n की किसी भी मान के लिए, यानी n का कोई हमारे पास ऐसा मान है ही नहीं जिसके लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त हो। समझ में आया, नोट कर सकते हैं। देखना जरा बच्चों, HCF व LCM ज्ञात करने में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग कैसे करेंगे। HCF निकालने के लिए सबसे पहले तो हम जो संख्याएं दी होंगी उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और उसके बाद HCF निकालने के लिए संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, यानी कि संख्याओं के जो गुणनखंड आएंगे अभाज्य,
उसमें सबसे छोटी घात वाला गुणनखंड हमें लेना है और उनका गुणनफल कर देना है। इसी तरह से एलसीएम के लिए संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यानी उसके जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें जो सबसे बड़ी घात वाला अभाज्य गुणनखंड आएगा उन सबको लेकर उनका गुणनफल करना है। फॉर एग्जाम्पल जरा इधर देखें, 6, 72 व 120 का HCF व LCM ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड किए 2 गुणा 3, 2 की घात 1, 3 की घात 1। फिर 72 के किए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 2 की घात 3 और 3 की घात 2। उसके बाद 120 के गुणनखंड किए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब देखिए एचसीएम निकालने के लिए क्या करना है, मैंने बताया था उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 2 2 तीनों में है, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 3 है और यहाँ 2 की घात 3 है। तो सबसे छोटी घात, तो यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 3 है और यहाँ 3 है, सबसे छोटी होगी 2 की घात 1, ये ले लिया हमने। फिर दूसरा देखें 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। इन तीनों में देखें सबसे छोटी घात कौन सी है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 है, एक वाला ले लिया, 2 दिया 6। इन तीनों का 6, 72 और 120 का एचसीएफ आ गया 6। अब एलसीएम देखें, एलसीएम में लेना है सबसे बड़ी घात। देखें सबसे बड़ी घात, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी घात 2 की घात 3 हो गई, उसे ले लिया। अब 3 को देखते हैं, यहाँ घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सबसे बड़ी घात ये हो गई, 3 की घात 2, उसको उठा लिया। अब अगला नंबर, यहाँ कोई नंबर नहीं बचा, यहाँ नहीं बचा, 5। अब 5 बचा है तो 5 की घात यहाँ 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 5 की घात 1 वाला ले लिया। फिर इन सबका तुम गुणा कर देंगे, 2 की घात 3 का मतलब 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 5 हुआ, इनका गुणा करके 360 आया। तो इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम जो होगा 360 होगा। ठीक, नोट करें। जरा देखें दूसरी एप्लीकेशन, HCF of A, B into LCM of A, B equal to A into B। मतलब दो संख्याओं के मासा यानी कि HCF और लासा LCM का गुणनफल उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब दो संख्याओं का लासा और मासा निकालें और उनका गुणनफल करें तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और दूसरी 2-3 फॉर्म और देखें, अगर हमें एलसीएम दिया हुआ हो तो एचसीएफ निकालना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, एचसीएफ बराबर ए इंटू बी अपॉन एलसीएम। एलसीएम निकालना हो और एचसीएफ दिया हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। जांच कीजिए कि एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू ए इंटू बी। यदि ए बराबर 40 और बी बराबर 60 है तब। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 40 और 60 के प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। 40 के फैक्टर हमने ये किए और 60 के ये किए। 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 2 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 1। 60 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 2 रेज टू द पावर 2 3 रेज टू द पावर 1 एंड 5 रेज टू द पावर 1। अब एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ 40 एंड 60। तो यहाँ देखें 2 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, कॉमन में यहाँ 2 है तो यहाँ छोटी वाली पावर लेनी है 2 की पावर 2। और देखिए कॉमन हमारा 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, दोनों की पावर सेम है तो इसलिए 5 के बाद 1 ले लेंगे। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो एचसीएफ हो गया 20। फिर एलसीएम निकालते हैं 40 और 60 का, 2 की पावर 3 और यहाँ 2 की पावर 2, तो बड़ी पावर लेनी है, 2 की पावर 3 ले लिया। फिर 3 को देखते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो 3 को इसी को ले लेंगे। 5 देखें दोनों सेम है तो 5 को ले लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 120। अब
HCF और LCM को गुणा करते हैं तो 20 और 120 का गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 और 2 जीरो लग जाएंगे, 2400 हो गया। फिर संख्याओं A और B का गुणा करेंगे, 40 और 60, 424, 2400 हो गया। स्पष्ट दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। नोट करें जरा इसे। हम देखते हैं बच्चों दूसरा एग्जांपल। यदि HCF दिया है 360 और 557 का 9, तो हमें LCM निकालना है 9 नंबर का। तो देखें मैंने फॉर्मूला बताया था, LCM दो नंबरों को निकालना हो और HCF दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखें LCM ऑफ 306 एंड 657, तो 306 और 657 का गुणा किया और LCM लिखा। 9 का भाग इसमें किया तो 34 बन गया और 657 इन दोनों का गुणा करेंगे तो 22,338 आएगा। तो इसका LCM हो गया। बच्चों अब होमवर्क का समय है। आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 करनी है कंप्लीटली। आई विल चेक।